हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में चैप्टर 1 साइंस उसके जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उन्हें समझेंगे। तो इस चैप्टर पर मैंने कुछ वीडियोस बना के आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। फिर मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस वो समझाए थे। और लास्ट में हम करेंगे जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इसमें ऐसा करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे, बैकवर्ड चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, उन्होंने डायग्राम बना के दी हुई है। अगर आप बुक निकाल के देखेंगे तो एक डायग्राम बनी हुई है। तो उस डायग्राम में यहाँ पर है सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे लिखा है कि इसको गर्म किया जा रहा है, लो प्रेशर पे, प्रेशर कम किया जा रहा है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर घटाया जा रहा है, हीट घटाई जा रही है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। लिखा है इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। तो अलग ये प्रोसेस हैं, A, B, C, D, E, F। इनका आपने बताना क्या क्या नाम है। तो अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको सब नाम अपने आप याद आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। हम ऐसा करते हैं, सॉलिड से लिक्विड। तो क्या होता है इसमें, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उसको हम कहते हैं या तो मेल्टिंग कहते हैं, 2 वर्ड होते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन। ये है ए प्रोसेस, मेल्टिंग या फ्यूजन। फिर लिक्विड जब गैस बनता है, मान लीजिए पानी जो है वो बन रहा है वाटर वेपर, उसको क्या कहते हैं, बी को कहेंगे वेपराइजेशन। वेपर वर्ड से बनता है वेपराइजेशन। ठीक है। अगर सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस बन रहा है, बीच में लिक्विड नहीं बन रहा, मैंने आपको एग्जांपल दी थी जैसे कैम्फर की या नेफ्थलीन बॉल की, तो वो होता है सब्लिमेशन, ई। ठीक है। अगर गैस से लिक्विड बन रहा है, जैसे वाटर वेपर बनते हैं पानी के ड्रॉप्स, जब हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में, कुछ वर्ड आपको याद है क्या होता था जब क्लाउड्स ऊपर जाते हैं, फिर वो कंडेंस करते हैं, पानी की बूंदें बनती हैं, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जो गैस है लिक्विड बनेगी, जैसे वाटर वेपर है वो पानी की बूंदें बनेगी। और लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है, मान लीजिए पानी से आइस बनती है, तो सॉलिडिफिकेशन, डी, सॉलिडिफिकेशन। तो कई बार गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है, लिक्विड नहीं बनता। डिपोजिशन, डिपॉजिट बनते हैं, उससे वर्ड बनता है डिपोजिशन। सब्लिमेशन का उल्टा होता है डिपोजिशन। सॉलिड से गैस बनेगा सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड बनेगा डिपोजिशन। लिक्विड से सॉलिड बनेगा सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग। यहाँ पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। तो ए इज मेल्टिंग और फ्यूजन, बी है वेपराइजेशन, सी कंडेंसेशन। ये सॉरी बी नहीं है, सी है, सी इज कंडेंसेशन। ये सी कंडेंसेशन, डी है सॉलिडिफिकेशन, और ये ई है सब्लिमेशन, और एफ है डिपोजिशन। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर, स्टीम। आपके हाथ पर उबलता हुआ पानी गिरे या आपके हाथ पर स्टीम लगे तो ज़्यादा आपको बर्न्स किससे होंगे, जिसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होगी। स्टीम में हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। स्टीम का भी टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सी है और बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री है। इसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हीट एनर्जी जब हम पानी में डालते हैं, गर्म करते हैं पानी को, वो वेपराइज करता है तो टेम्परेचर उसका सेम रहता है। ये एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है स्टीम में। तो स्टीम के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके मालिक्यूल उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत अधिक होती है। तो जब वो आपके हाथ से टच करेगी स्टीम तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने से ज़्यादा कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होने से आपको ज़्यादा गंभीर बर्न्स होंगे, इसमें कम गंभीर होंगे। मैंने आपको बताया था ना कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पानी को जब आप बॉयल करके स्टीम बनाएंगे तो इतनी एनर्जी उसमें होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एनर्जी रिलीज होगी जब आपके हाथ पे स्टीम लगेगी। एकदम स्टीम कंडेंस करेगी, वाटर वेपर बनेंगे, वो एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो हीट एनर्जी है आपको जलन, आपके हाथ को बुरी तरह जला देगी। Why is ice at 273 K more effective in cooling than water at same temperature? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ये आइस को लेके है। तो मान लीजिए हमारे पास आइस है एट 273 डिग्री के, जो इक्वल टू होता है 0 डिग्री सी, और वाटर है एट 0 डिग्री सी, सेम टेम्परेचर पे है। तो मान लीजिए हमारे पास 1 kg पानी है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री। हमने इसको ठंडा करना है तो हम इसमें 1 kg डाल देते हैं ये वाला पानी। 1 kg पानी है 30 डिग्री पे, 1 kg पानी है 0 डिग्री पे, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा 15 डिग्री। लेकिन अगर हम इसमें 1 kg आइस डाल दें, पहले हमने पानी डाला था तो 15 डिग्री टेम्परेचर हो गया, इसका 30 है, इसका 0 है। अगर हम आइस डालते हैं 1 kg तो क्या होगा? 1 kg जब आइस मेल्ट करेगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिलीज करेगी। जो हमने हीट एनर्जी इसको दी थी पानी बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए जो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो यहाँ से मिलेगी। इसको मेल्ट होने के लिए चाहिए एनर्जी, जिसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये एनर्जी इस बर्फ को कहाँ से मिलेगी? इसको मिलेगी नॉर्मल पानी से जो 30 डिग्री पे है। तो इसलिए ये अधिक ठंडा होगा अगर हम पानी डालते हैं तो। 0 डिग्री का पानी डालेंगे, पानी उतना ठंडा नहीं होगा। 0 डिग्री पे बर्फ डालेंगे तो पानी ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, जो आइस को चाहिए पिघलने के लिए, वो इस पानी से उसको मिलेगी। इससे पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। आप बर्फ का टुकड़ा हाथ में पकड़ते आपका ठंडा हो जाता है। क्यों? बर्फ पिघलती है, वो आपके हाथ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, वो उसको चाहिए बर्फ पिघलने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए आपका हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा। तो पानी में जब बर्फ मिलाएंगे तो पानी ज़्यादा ठंडा होगा, अगर ठंडा पानी मिलाएंगे तो उतना ठंडा नहीं होगा। इसका रीज़न है कि बर्फ को ये एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए पिघलने के लिए।
तो एक किस्म से देखा वही जो पिछला क्वेश्चन था, स्टीम पड़ी, ज़्यादा हीट रिलीज हुई, क्योंकि स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, वो आपके हाथ से टकराती है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो वही जब हमने बर्फ़ डाली, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए पिघलने के लिए। वो हीट एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? पानी से। तो पानी ज़्यादा ठंडा होगा, तभी हम हमेशा बर्फ़ डालते हैं पानी, किसी चीज़ को ठंडा करना है, पानी को ठंडा करना है, शरबत को ठंडा करना है, किसी कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है वो वहाँ से लेता है, वो एनर्जी वो ड्रिंक से लेता है, जिस ड्रिंक में हम बर्फ़ को डालते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिव 2 रीजंस वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड क्यों होता है? रूम टेम्परेचर मतलब जो कमरे का नॉर्मल रूम है, जैसे आजकल गर्मी है तो 45 या 43 या 42 टेम्परेचर होगा, सर्दियां होंगी तो कोई 25, 26 या 24 टेम्परेचर होगा, उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। हमने ना इसको ठंडा कर रखा है ना गर्म कर रखा है। तो 0 डिग्री पे भी पानी होता है, और आइस प्लस पानी वाटर, और 100 डिग्री पे वाटर और वेपर। तो इसके बीच में जब टेम्परेचर होगा तो वाटर होगा। अगर वाटर का टेम्परेचर जो है 0 से अधिक है, 0 से अधिक है और 100 से कम है, ये सेल्सियस में है, 0 डिग्री सी एंड 100 डिग्री सी, इससे कम है तो पानी होगा। तो रूम टेम्परेचर नॉर्मली होता है 30 डिग्री या 35 डिग्री या 42 डिग्री ऐसा होगा। तो इस स्टेज पे वो पानी ही होता है। तो ये इसका रीज़न है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 0 से अधिक होता है और 100 से कम होता है। अगर 0 से कम हो जाए, मान लीजिए आप कहीं हिमालय पर्वत पे चले जाएं तो वहाँ पानी जमने लगेगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल प्लेस में, तो 0 से अधिक टेम्परेचर होगा, सर्दियों में भी 0 से अधिक होगा और 100 से कम होगा, तो वो वाटर होगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, पार्ट 1। उसका दूसरा पार्ट क्या है? एन आयरन अलमीरा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपके रूम में अलमीरा है, वो सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो इसलिए वो सॉलिड होता है। सेम थिंग, सॉलिड है अलमीरा, क्योंकि उसका जो रिजिड है, उसका साइज वो फिक्स्ड है, उसकी शेप फिक्स्ड है, शेप भी उसकी फिक्स्ड है, साइज भी फिक्स्ड है, रिजिड है, और वो सॉलिड है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा और बहुत हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। जैसे स्टील को पिघलाना है तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, उसको वेपर बनाना है और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर में तो चीज़ वो होती नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर में तकरीबन सभी चीज़ें सॉलिड होती हैं। लकड़ी है, आपका आयरन है, प्लास्टिक्स हैं, ग्लास है, वो सब नॉर्मल जो है सॉलिड्स होंगी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर एट, अच्छा ये क्वेश्चन हमने वहाँ भी किया था एक बार डिफरेंट में, 20-25 डिग्री पे, 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे। तो 25 डिग्री पे ये लिक्विड होगा पानी, वाटर, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात आ गई। अभी हमने सीखा था रूम टेम्परेचर जो है 25, 30, 35 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा, उस पर पानी लिक्विड होता है।
0 डिग्री पे लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, क्योंकि आइस भी 0 डिग्री पे मिलती है और पानी भी 0 डिग्री पे मिलता है। और 100 डिग्री पे वो लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, क्योंकि पानी, बॉइलिंग पानी जो है 100 डिग्री पे होता है और 100 डिग्री पे वेपर्स भी बनते हैं। तो यहाँ पर वो पक्का लिक्विड होगा, यहाँ पर लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, यहाँ लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। Arrange the following substance in increasing order the forces of attraction between particles. Question number 4. हर मैटर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और सॉलिड्स में वो पार्टिकल्स बिल्कुल पास होते हैं और उनके जो बीच में फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की बड़ी स्ट्रांग होती हैं, इसलिए सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है और उनका जो रिजिड होती हैं। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम जो अट्रैक्शन होगा वो होगा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के पार्टिकल में सबसे कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मिनिमम होगी मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। उसके बाद में वाटर में थोड़ा अधिक होगा, हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे ज़्यादा होगा। और उसके बाद में तीसरा क्या है, शुगर सॉलिड है, उसमें सबसे मैक्सिमम होगा, इन तीनों में मैक्सिमम होगा, इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऑक्सीजन में के जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं या ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स में उससे अधिक होगा और शुगर के मॉलिक्यूल्स में उससे भी अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम। ये 4 था 3। नेफ्थलीन आपने घर में देखा होगा, वो गोलियां होती हैं वाइट किस्म की, हम अलमारियों में डाल देते हैं, कपड़ों में डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़ा न लगे, वो एक किस्म का इंसेक्टिसाइड होता है। तो नेफ्थलीन बॉल भी सब्लिमेट करती है रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही धीरे धीरे वो गैस बन जाएगी, सब्लिमेट करती है, मतलब सॉलिड से गैस बन जाएगी डायरेक्टली। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 15 दिन या महीने के बाद में जहाँ पे आपने गोली रखी थी वो गायब हो जाएगी, क्योंकि सारी जो उसकी जो मैटर है उसके अंदर वो गैस स्टेज में चला जाएगा और एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में खो जाएगा। We can get the smell of perfume sitting several meters away. ये तो मैंने एग्जांपल कई बार बताई, जैसे किचन में खाना बन रहा है या कोई अगरबत्ती जल रही है, कोई परफ्यूम लगाता है लड़का अपने कपड़ों पे, तो बड़ी दूर हमें आ जाती है उसकी स्मेल, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत तेज़ गति से मूव करते हैं और दूर तक जा सकते हैं। तो परफ्यूम में भी केमिकल डालते हैं जो एकदम वेपराइज कर जाता है। अपने कपड़ों पे डालेंगे अपना ये परफ्यूम, उसमें जो केमिकल होता है एकदम वेपराइज कर जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स हवा में घूमने लगेंगे, और चूंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है वो तेज़ी से दूर तक चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपने कपड़ों में परफ्यूम लगा रहे हैं, तो वहाँ कोई लड़का बैठा हुआ है या कोई बैठा हुआ व्यक्ति, उसको भी आपके परफ्यूम की स्मेल आएगी। तो रीज़न क्या है, इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो तेज़ गति तक से दूर तक हवा में तैर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 and 1 ये मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, आप खुद करिए, फिर मैं हिंट दे देता हूं आपको।
दो स्केल होते हैं टेम्परेचर नोट करने का, एक होता है केल्विन स्केल और एक होता है सेल्सियस। केल्विन को जब हमने सेल्सियस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, -273 करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 400 केल्विन है, इसमें 273 घटाएंगे तो 127 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा सर। और अगर आपने सेल्सियस को केल्विन में बनाना है तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री है तो हो जाएगा 373 डिग्री। यहाँ पे 100 ऐड करना पड़ेगा जब केल्विन बनाना है, और जब सेल्सियस बनाना है 273 घटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई चैप्टर 1 की, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो अभी भी आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है इस चैप्टर में जो अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको वो पॉइंट समझा दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।